हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर के मौर्य फ्रॉम द मौर्य एफटी क्लासेस, जहां पे कि हम अकाउंटिंग, फाइनेंस और टैक्सेशन की बातें किया करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि असेसमेंट ईयर 23-24 का आईटीआर फाइल किया जा रहा है, वो भी ऑफलाइन मोड में। जो लोग अपनी आईटीआर को फाइल करने जा रहे हैं उनको कुछ बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इन बेसिक नॉलेज के अभाव में आप यदि अपने आईटीआर को फाइल करते हैं तो हो सकता है कि आपका आईटीआर डिफेक्टिव मोड में चला जाए, या फिर आपके आईटीआर के अगेंस्ट में आपको नोटिस मिल जाए जिसमें कि आपसे जो है टैक्स का डिमांड किया जा सकता है, या फिर आपके ऊपर इंटरेस्ट या पेनल्टी लगाया सकता है। तो आप यदि इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको 7 पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा, जिसको कि आपको आईटीआर फाइल करने से पहले ज़रूर से याद रखना चाहिए और अपनी आईटीआर को अच्छे से प्रिपेयर करके ही आपको फाइल करना चाहिए, तो आप इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उन 7 पॉइंट्स के बारे में जो आपको ध्यान रखना है। तो पहला है कि आप को अपने पैन को आधार से जरूर से लिंक करनी है। पैन को आधार से यदि आपको लिंक करना है तो आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंक आधार लिखा हुआ है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप जो है आगे के प्रोसेस, जिसका कि वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करके रखा हुआ है, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर शेयर कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप देख करके अपने पैन को आधार से आप लिंक कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट। इनकम टैक्स पोर्टल पे जब आप अपना रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम कराते हैं तो आपको अपने बैंक अकाउंट को ज़रूर से उसमें ऐड करना है और प्री वैलिडेट करना है, क्योंकि यदि आपके किसी भी इनकम पे टीडीएस कटा हुआ है तो उस टीडीएस का रिफंड आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप अपने बैंक को प्री वैलिडेट नहीं करा लेते हैं। दोस्तों, प्री वैलिडेशन की भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैंने पूरी प्रोसेस समझाई हुई उस वीडियो में। तो दोस्तों, जब आप प्री वैलिडेट कर लेते हैं अपने बैंक अकाउंट को तो आपको 2 चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। एक तो आप अपने आईटीआर को ईवीसी कोड जनरेट करके आप ई वेरीफाई कर सकते हैं, और दूसरा जो है आप जो है रिफंड का क्लेम ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चूज द करेक्ट आईटीआर बिफोर फाइलिंग इट। आप सभी लोगों को पता है कि आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 जो है गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, विच मीन्स कि 7 प्रकार के आईटीआर जो है अवेलेबल है। तो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के टैक्स पेयर हैं, उसके आधार पे आपको अपना आईटीआर फॉर्म चूज़ करना चाहिए। तो आपको आईटीआर फाइल करने से पहले ज़रूर से करेक्ट आईटीआर फॉर्म चूज़ करना चाहिए, क्योंकि यदि आप गलत आईटीआर फॉर्म को चूज़ करके अपने आईटीआर को फाइल कर देते हैं तो आपका आईटीआर डिफेक्टिव मोड में जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, पैन परमानेंट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स आर करेक्ट इन द प्री फिल्ड डाटा। जब आप ऑफलाइन मोड में अपने आईटीआर को फाइल करते हैं तो आपको एक प्री फिल्ड डाटा अपना डाउनलोड करना पड़ता है, जिसको कि आप जो है इनकम टैक्स के पोर्टल से डाउनलोड करते हैं। तो आपको अपने प्री फिल्ड डाटा में ये सारी जानकारी जरूर से चेक कर लेनी है कि आपका पैन नंबर सही है, आपका परमानेंट एड्रेस सही है, कॉन्टैक्ट डिटेल सही है, बैंक अकाउंट का डिटेल सही है। ये सब कुछ आपको वेरीफाई करना चाहिए। यदि इसमें से कोई गलती है तो आपको तुरंत जो है उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। आईटीआर फाइल करने में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है डाउनलोड एआईएस एंड फॉर्म 26AS। दोस्तों, एआईएस मीन्स एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, एंड फॉर्म 26AS जो होता है उसमें आपके टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स और भी बहुत सारे टैक्सेस की डिटेल्स उसमें होती है। एक समराइज्ड फॉर्म होता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप असेसमेंट ईयर 23-24 का आईटीआर यदि आप फाइल करने जा रहे हैं और आपके इनकम पे यदि टीडीएस कटा है मार्च के क्वार्टर में तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्च के क्वार्टर की जो टीडीएस का रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो 31 मई 2023 है, और जो टीडीएस जमा कराने की जो तारीख है वो है 30 अप्रैल 2023। तो दोस्तों, जब तक ये टीडीएस जमा नहीं होगा, जब तक आपका टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं होगा, तब तक आपके फॉर्म 26AS में वो टैक्स रिफ्लेक्ट नहीं होगा। यदि आप अभी आईटीआर अपना फाइल कर देते हैं तो आपका जब ये अपडेट होगा मार्च क्वार्टर का डाटा तो आपका जो वो आईटीआर है वो डिफेक्टिव हो जाएगा, उसमें जो आपका जो इनकम है वो अंडर रिपोर्टिंग माना जाएगा। तो उस केस में आपके लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको वेट करना चाहिए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 26AS और एआईएस फॉर्म को डाउनलोड करने से आपको क्या बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, आपको अपनी आईटीआर
26 AS और AIS के अनुसार ही फाइल करनी चाहिए। इसमें जो भी इनकम डिक्लेयर की जाती हैं जिस पे TDS कटता है उस इनकम को आपके अपने ITR में ज़रूर से शो करना चाहिए। तो इसको किस तरीके से डाउनलोड करना है सबसे पहले तो हम उसको समझ लेते हैं। 26 AS डाउनलोड करने के लिए आपको ई फाइल वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको व्यू फॉर्म 26 AS पे क्लिक करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आई एग्री टू द यूसेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म 16 और 16A जनरेटेड फ्रॉम ट्रेसेस, क्योंकि 16 और 16A फॉर्म से ही डाटा जो है इसमें आता है। तो प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट इन 26। अब यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे 23-24 के लिए आप अपने ITR को यदि फाइल करने जा रहे हैं तो ये सेलेक्ट करना है। व्यू में HTML पे क्लिक करना है। आपको यदि व्यू करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी TDS या TCS या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर आपका एडवांस टैक्स, इस सारी डिटेल, डिविडेंड की भी सारी TDS इसमें आती है, रेंट की TDS आती है। मतलब कि फॉर्म 16 और फॉर्म 16A में जो आपके पास TDS का सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है TDS का, उससे आपको फॉर्म 26 AS को ज़रूर से मैच कराना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यदि आप सैलरी एम्प्लॉई हैं, आपको फॉर्म 16 में जो इनकम रिपोर्ट की गई है, जो TDS काटा गया है, वो इनकम यहाँ पे रिपोर्ट नहीं हो पाती, हो सकता है कम हो जाता है। तो उस केस में आपको ज़रूर से अपने एम्प्लॉयर से उसे रिकनसाइल कराना चाहिए। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसने TDS जो है रिटर्न फाइल ना किया हो, या फिर TDS में जो अमाउंट जो है गलत फिल कर दिया हो, या पैन नंबर गलत कर दिया हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से कि फॉर्म 26 AS आपके फॉर्म 16 से या फॉर्म 16A से मैच नहीं करता है। तो जिस पार्टी ने आपसे TDS काटा है उस पार्टी से ज़रूर से इसको रिकनसाइल कराएं, उसके बाद ही अपना ITR आप फाइल करें। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि फॉर्म 26 AS में बहुत सारे इनकम ऐसे होते हैं जो कि इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि सेविंग बैंक पे जो आपके इंटरेस्ट मिलता है आपको, वो इनकम यहाँ नहीं दिखता है, या फिर आपको कोई डिविडेंड इनकम हुई वो नहीं दिखती है। लेकिन ये एक दूसरा एक फॉर्म है जहाँ पे कि वो सारी इनकम रिपोर्ट की जाती है, वो होता है AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको सर्विसेज में आना है और यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक करना है, फिर प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको AIS यहाँ दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, आपको यहाँ पे जा कर के डाउनलोड इसको कर लेना है। पूरी डिटेल आपके इनकम की कैटेगरी वाइज और एग्रीगेट फॉर्म में और डिटेल फॉर्म में इस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपको दिखती हैं। जैसे आप इसको जब क्लिक करेंगे तो इसके दो पार्ट होते हैं, पहले पार्ट में जनरल इन्फॉर्मेशन और B पार्ट में देखिए आपके TDS और TCS की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई रहती है। यदि आप किसी भी अमाउंट से आप डिसएग्री करते हैं तो आप इसमें एक ऑप्शन होता है फीडबैक का, आप फीडबैक भी इसमें दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे फीडबैक का ऑप्शन कहाँ गया यार, ये फीडबैक का डिटेल्स आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं कि यहाँ ये जो अमाउंट दिया गया है इससे डिसएग्री करता हूँ, अमाउंट इसका इतना, एक्चुअल में अमाउंट इतना है। तो आप इसको जो है मॉडिफाई भी कर सकते हैं इस डिटेल को, लेकिन फॉर्म 26 AS में जो डाटा जाता है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपना जो TDS और TCS का डिटेल है वो फॉर्म 26 AS से और AIS से ज़रूर से मैच करना चाहिए। यदि आपके फॉर्म 26 AS में सब कुछ ठीक है और कुछ इनकम आपके यहाँ पे रिपोर्ट किए गए हैं तो आपको ये इनकम अपने ITR में ज़रूर से रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि यदि आपका अपने ITR में नहीं रिफ्लेक्ट करते हैं, मिसमैच होता है डाटा, तो उस केस में आपका ITR डिफेक्टिव हो सकता है, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के कैटेगरी में जा सकता है और आपको नोटिस आ सकती है। इसके बाद यहाँ पे SFT इन्फॉर्मेशन में जो आप परचेज और सेल करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसकी डिटेल यहाँ पे होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आप टैक्स का पेमेंट करते हैं, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, उसकी डिटेल यहाँ पे होती है। कोई डिमांड या कोई आपके ऊपर डिमांड कोई लगाई गई है तो उसकी डिटेल यहाँ दिखती है, रिफंड की डिटेल यहाँ पे दिखती है। अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ और दूसरी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो डिटेल्स यहाँ पे दिखता है। तो आपको फॉर्म 26 AS और AIS को जरूर से गो थ्रू करना चाहिए, उसके बाद ही अपना ITR जो है फाइल करना चाहिए। यदि कोई मिसमैच हो रहा है तो उसको रिकनसाइल पहले आप करें, इसके बाद अपने ITR को आप फाइल करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में भी एरर हो सकता है, कुछ इनकम आपकी गलत रिपोर्ट हो सकती है, तो उसको आप फीडबैक के थ्रू सही कर सकते हैं। और उसके बाद
आप जो है AIS और फॉर्म 26 AS के अनुसार अपने इनकम को आप जरूर से रिपोर्ट करें। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कंपाइल द डॉक्यूमेंट्स। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है कि फाइल बना लेनी है ITR फाइल करने से पहले, जिसमें कि आपको बैंक स्टेटमेंट, पासबुक रख लेना है उसमें। यदि आप 23-24 का फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर के लिए, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का पूरा आपको 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, पासबुक रखना चाहिए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से आपको जो इंटरेस्ट है सेविंग बैंक अकाउंट का, वो इंटरेस्ट वहाँ से आपको पता लग जाता है। इसके बाद इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी आपको रखना चाहिए। यदि आपके फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट जो मिलता है उस पर TDS कटा है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि आपने घर को बनाने के लिए कोई लोन ले रखा है, उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं और उस इंटरेस्ट को अपने ITR में आप एज ए डिडक्शन आप क्लेम करने जा रहे हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट जरूर से अपने पास रखना चाहिए। इसके बाद रिसिप्ट टू क्लेम एग्जम्पशन एंड डिडक्शंस। अब आपको यदि कोई भी एग्जम्पशन और डिडक्शन क्लेम करना, जैसे आपको ATG का डिडक्शन क्लेम करना है, या फिर आपको 80C में LIC वगैरह का डिडक्शन क्लेम करना है, या फिर आपने कोई रेंट पेमेंट किया है उस पर आपने कोई TDS वगैरह कटा है तो उसका आपको क्लेम करना है, तो वो सारा रिसीट्स आपके पास होना चाहिए। फॉर्म 16 आपके पास जरूर से होनी चाहिए, फॉर्म 16A होना चाहिए, फॉर्म 26 AS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट की प्रूफ होनी चाहिए। यदि आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड या फिर आप जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस सब का प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि अपने ITR में जो कुछ भी आप डिक्लेयर करते हैं उसका प्रूफ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। वैसे प्रूफ तो ITR फाइल करते समय अटैच नहीं होता है, लेकिन फ्यूचर में यदि आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से यदि डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है तो आप जो है अपने इस डॉक्यूमेंट्स को आप प्रेजेंट करके अपना जो है एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आपको फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। इनकम टैक्स रिटर्न आपको हमेशा ड्यू डेट के पहले फाइल करना चाहिए, क्योंकि जब आप ड्यू डेट के पहले फाइल करते हैं तो आपको उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको लेट फीस पेमेंट नहीं करना होता है। आप जो है अपने बिजनेस करते हैं तो आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं। इसके बाद कुछ डिडक्शंस और एग्जम्पशंस होती हैं जो आपको ITR को ड्यू डेट के पहले फाइल करने पे आपको मिल जाते हैं। तो ये सब बेनिफिट के लिए आपको ITR जरूर से ड्यू डेट के पहले फाइल करना चाहिए। नेक्स्ट है आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न वेरीफाई इट। दोस्तों रिटर्न को वेरीफाई जरूर करना चाहिए। केवल सबमिट करने से आपका रिटर्न कंप्लीट नहीं माना जाएगा, आपको वेरीफाई जरूर करना है। वेरीफाई करने की जो डेट है वो 30 दिन, मैक्सिमम 30 डेज होती है, तो 30 दिन के अंदर आप इसे जरूर वेरीफाई करें। तो ये 7 पॉइंट्स आपको ITR फाइल करते समय अपने माइंड में ज़रूर रखना है, इसको फॉलो करना है। इसके बाद अपने ITR को ज़रूर से आप फाइल करें, और मुझे लगता है कि यदि आप इस पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपको आपके ITR में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।